डेट 31 जनवरी 2024। शाम के 5 बज रहे थे। स्टॉक मार्केट बंद हो चुका था। अचानक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज आई। सिर्फ एक पन्ने का नोटिस था, लेकिन उस एक पन्ने ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भूकंप यानी कि अर्थक्वेक ला दिया। आरबीआई ने कहा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज बैंड फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट्स आफ्टर फरवरी 29। ये खबर आग की तरह फैली। वो ऐप जो हर इंडियन के फोन में था, वो साउंड बॉक्स जो हर चाय की टपरी पर बोलता था पेटीएम करो, अचानक खामोश होने वाला था। अगले दिन सुबह मार्केट खुला, पेटीएम का शेयर 20% गिर गया। लोअर सर्किट। हजारों करोड़ों रुपए धुएं में उड़ गए। इन्वेस्टर्स रो रहे थे, मीडिया हेडलाइंस चिल्ला रही थीं, इज दिस द एंड ऑफ पेटीएम? सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे थे। बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे थे कि विजय शेखर शर्मा का खेल खत्म हो गया। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे, वो विजय शेखर शर्मा को जानते नहीं थे। उन्होंने सिर्फ उस बिलियनर को देखा था जो फोर्ब्स के कवर पर आता है। उन्होंने उस लड़के को नहीं देखा था जिसने 10 रुपए बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पैदल सफर किया था। उन्होंने उस लड़के को नहीं देखा था जिसे इंग्लिश न आने की वजह से गवार समझा गया था। उन्होंने उस फाइटर को नहीं देखा था जिसने 24% ब्याज यानी कि इंटरेस्ट पर लोन लेकर कंपनी चलाई थी। आज शून्य पॉडकास्ट पर हम बात करेंगे उस आदमी की जिसने इंडिया को क्यूआर कोड स्कैन करना सिखाया, जिसने जेब से वॉलेट निकालकर मोबाइल में डाल दिया। ये कहानी सिर्फ एक फिनटेक कंपनी की नहीं है, ये कहानी है जिद की। एक ऐसी जिद जो ना रेगुलेटर से डरती है, ना गरीबी से। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द अल्टीमेट सर्वाइवर, विजय शेखर शर्मा, वीएसएस। कहानी शुरू होती है अलीगढ़ के पास एक छोटे से कस्बे हरदोई में। एक मिडिल क्लास परिवार। पिता स्कूल टीचर थे, माँ हाउसवाइफ थी। विजय शेखर शर्मा का बचपन वैसा ही था जैसा करोड़ों इंडियन बच्चों का होता है। सुविधाएं कम थीं, लेकिन संस्कार बहुत थे। स्कूल हिंदी मीडियम था। विजय पढ़ाई में होशियार थे, बहुत होशियार। उन्होंने 12th क्लास का एग्जाम तब पास कर लिया जब वो सिर्फ 14 साल के थे। लोगों ने कहा, ये लड़का जीनियस है, इसे इंजीनियर बनना चाहिए। सपने बड़े थे। विजय ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्रैक कर लिया। ये इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से एक था। विजय अलीगढ़ से दिल्ली आए। आंखों में चमक थी, दिल में उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज के गेट के अंदर घुसे, उनका सपना एक नाइटमेयर यानी बुरे सपने में बदल गया। वहां उनका सामना हुआ एक ऐसी दीवार से जिसे वो तोड़ नहीं पा रहे थे। वो दीवार थी इंग्लिश लैंग्वेज। डीसीई में ज्यादातर बच्चे दिल्ली के एलीट स्कूल्स से थे। मॉडर्न स्कूल, डीपीएस। वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे। उनका लाइफस्टाइल अलग था। विजय शेखर शर्मा हिंदी मीडियम वाले थे। क्लासरूम में जब प्रोफेसर लेक्चर देते थे तो विजय को लगता था वो कोई एलियन भाषा सुन रहे हैं। वो फर्स्ट बेंच पर बैठना चाहते थे, लेकिन शर्म के मारे लास्ट बेंच पर बैठने लगे। प्रोफेसर सवाल पूछते तो विजय को जवाब पता होता था, क्योंकि वो जीनियस थे। लेकिन वो इंग्लिश में बोल नहीं पाते थे, इसलिए वो चुप रहते थे। धीरे धीरे क्लास का टॉपर फेल होने लगा। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स आए। विजय शेखर शर्मा के नंबर इतने कम थे कि वो डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, ये अलीगढ़ का लड़का यहाँ टिक नहीं पाएगा। ये वो मोमेंट था जहाँ 99% लोग टूट जाते हैं, वो वापस घर चले जाते हैं। लेकिन विजय ने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं सीखूंगा। उन्होंने एक अजीब तरीका निकाला इंग्लिश सीखने का। उन्होंने इंग्लिश और हिंदी की किताब साथ रखी। वो एक लाइन इंग्लिश पढ़ते, फिर हिंदी में उसका मतलब समझते। उन्होंने लाइब्रेरीज में वक्त बिताना शुरू किया। उन्होंने मैगजीन उठाई, सिलिकॉन वैली की स्टोरीज पढ़ने लगे। वहीं उन्हें पता चला कि याहू क्या है, नेटस्केप क्या है। वहीं उन्हें पता चला कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो लड़कों ने मिलकर गूगल बनाया है। उनके दिमाग की घंटी बज गई। अगर वो लोग गैराज में कंपनी बना सकते हैं, तो मैं दिल्ली के हॉस्टल में क्यों नहीं? उन्होंने कॉलेज बंक किया, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने कोडिंग सीखी खुद से। जब बाकी दोस्त प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे, विजय शेखर शर्मा ने अपनी पहली कंपनी बनाई, एक्सेस कॉर्प्स। कॉलेज खत्म होते होते उन्होंने इस कंपनी को बेच दिया। एक अमेरिकन कंपनी लोटस इंटरवर्क्स ने उन्हें खरीदा और विजय को जॉब ऑफर की। सैलरी बहुत शानदार, लाइफ सेट थी। लेकिन सेट होना विजय के डीएनए में नहीं था। साल 2000, उन्होंने वो हाई पेइंग जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना खुद का एम्पायर बनाना था। उन्होंने शुरू किया 197 कम्युनिकेशंस। ये पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। आइडिया था मासेस के लिए कंटेंट बनाना, एसएमएस, रिंगटोन्स, एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन फिर आया 9/11 का अटैक और .com बॉटम बर्स्ट।
पूरी दुनिया का मार्केट गिर गया, इन्वेस्टर्स भाग गए। विजय के पार्टनर्स ने कहा, हम कंपनी बंद कर रहे हैं, पैसे वापस करो। विजय अकेले रह गए। ये दौर विजय शेखर शर्मा की जिंदगी का सबसे काला दौर था। जेब में पैसे नहीं थे, कंपनी चलानी थी, सर्वर्स का रेंट देना था, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी थी। उन्होंने 24% इंटरेस्ट रेट पर लोन उठाया, गली के सूदखोरों से पैसा लिया। हालत ये हो गई थी कि अगर वो टाइम पर ब्याज नहीं देते तो उनकी जान को खतरा था। वो साउथ दिल्ली में रहते थे। रेंट बचाने के लिए उन्होंने सस्ती जगह ढूंढी। वो अक्सर बस का किराया बचाने के लिए किलोमीटर्स पैदल चलते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए होते थे। मैं सोचता था कि अगर मैं बस ले लूं तो शाम को खाना नहीं खा पाऊंगा, और अगर मैं पैदल चलूं तो शाम को 2 आलू बड़े खा सकता हूं। उन्होंने आलू बड़े चुने। वो शादी ब्याह में बिन बुलाए घुस जाते थे ताकि एक वक्त का अच्छा खाना मिल सके। एक दिन वो अपने घर गए, हरदोई। उनके पिता ने पूछा, बेटा क्या कर रहा है? लोग कहते हैं तू बर्बाद हो गया है। उनकी शादी के रिश्ते आते थे, लेकिन लड़की वाले मना कर देते थे। लड़का करता क्या है? बिजनेस, मतलब बेरोजगार है, कोई स्टेबल इनकम नहीं है। विजय के पास एक मौका था हार मान लेने का। वो वापस जॉब कर सकते थे, लाखों कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा मुझे थोड़ा वक्त और दो, मैं कुछ बड़ा करूंगा। 2005 के आसपास विजय की कंपनी डूब ही रही वाली थी। तभी उनकी किस्मत का दरवाज़ा खुला। उन्हें पता चला कि एयरटेल यानी कि टेलीकॉम जायंट को अपने सिस्टम्स के लिए एक इंजीनियर चाहिए। विजय वहां गए। एयरटेल के मैनेजर्स परेशान थे, उनका सिस्टम क्रैश हो रहा था। विजय ने कहा, मैं ठीक कर दूंगा। उन्होंने कुछ घंटों में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं कर पा रहे थे। एयरटेल खुश हो गया, लेकिन विजय ने कहा, मुझे पैसे यानी सैलरी नहीं चाहिए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मैं तुम्हारे लिए वैल्यू एडिड सर्विसेज यानी वैस चलाऊंगा। रिंगटोन्स, क्रिकेट स्कोर्स, एस्ट्रोलॉजी। एयरटेल मान गया। ये डील गेम चेंजर थी। 197 कम्युनिकेशंस को रेवेन्यू मिलना शुरू हुआ, पैसा आने लगा, कर्जा उतरने लगा। धीरे धीरे विजय टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुके थे। 2010 तक आते आते 197 कम्युनिकेशंस एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी थी। विजय अब अमीर थे, लग्जरी कार थी, बड़ा ऑफिस था, लेकिन उनका दिमाग कंफर्ट जोन में नहीं रह सकता था। 2010 में स्मार्टफोन आना शुरू हुए थे, 3G लॉन्च होने वाला था। विजय ने एक चीज नोटिस की, लोग दुकान पर जाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, छुट्टे पैसे यानी चेंज की प्रॉब्लम होती है। उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहा, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूं जहां लोग मोबाइल से मोबाइल रिचार्ज करें। बोर्ड मेंबर्स हंसने लगे। उन्होंने कहा, विजय तुम पागल हो गए हो, लोग कैश ट्रस्ट करते हैं, कोई अपने फोन में पैसे क्यों रखेगा? ये इंडिया है, अमेरिका नहीं। इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम टेलीकॉम बिजनेस में खुश हैं, नए एक्सपेरिमेंट में पैसे मत जलाओ। लेकिन विजय शेखर शर्मा वही अलीगढ़ वाले लड़के थे, जिद्दी। उन्होंने टेबल पर हाथ मारा और कहा, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं अपनी पर्सनल इक्विटी यानी हिस्सा बेच दूंगा, लेकिन मैं ये करूंगा। उन्होंने अपनी ही कंपनी में अपने शेयर्स बेचकर $2 मिलियन, करीब 10-12 करोड़ निकाले और लॉन्च किया पे थ्रू मोबाइल, जिसे आज दुनिया कहती है पेटीएम। शुरू में ये सिर्फ एक वेबसाइट थी मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। लोगों को लगा ये छोटा मोटा आइडिया है, लेकिन विजय के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो सिर्फ रिचार्ज नहीं करना चाहते थे, वो इंडिया का बटुआ यानी वॉलेट बदलना चाहते थे। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बड़ी चुनौती आने वाली थी। एक ऐसा तूफान आने वाला था जो या तो पेटीएम को खत्म कर देता या उसे आसमान में पहुंचा देता। वो तूफान था डीमोनेटाइजेशन। लेकिन डीमोनेटाइजेशन से पहले विजय को लड़ना था अलीबाबा यानी जैक मा और उबर के साथ। कैसे उन्होंने चाइना के सबसे अमीर आदमी यानी जैक मा को कन्विंस किया कि वो पेटीएम में इन्वेस्ट करें, और कैसे 8 नवंबर 2016 की रात ने विजय शेखर शर्मा को इंडिया का फिनटेक किंग बना दिया। और फिर 2024 में ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई ने उनका गला पकड़ लिया। ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां विजय शेखर शर्मा ने अपनी कंपनी के शेयर्स बेचकर पेटीएम शुरू किया था। दुनिया हंस रही थी कि इंडिया में कोई डिजिटल वॉलेट यूज नहीं करेगा, लेकिन विजय को फ्यूचर दिख रहा था। उन्हें पता था कि स्मार्टफोन सस्ता हो रहा है और इंटरनेट हर गांव तक पहुंचने वाला है। लेकिन सपना देखने के लिए पैसा नहीं लगता, सपना पूरा करने के लिए लगता है। और पेटीएम को बड़ा बनाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए थे। इंडिया के इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से डर रहे थे। तो विजय ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने अपना बैग उठाया और सीधा चाइना चले गए। साल 2015, हांगजू, चाइना। विजय शेखर शर्मा मिलने गए थे दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स टाइकून से, जैक मा यानी अलीबाबा के फाउंडर से। मीटिंग सिर्फ 20 मिनट की थी। जैक मा के सामने दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स लाइन लगाकर खड़े रहते थे।
विजय के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने जैक मा से कहा, देखो अमेरिका में क्रेडिट कार्ड्स हैं, चाइना में अली पे है, लेकिन इंडिया में कैश का राज है और मैं उस कैश को डिजिटल बनाना चाहता हूँ। मैं इंडिया का अली बाबा बनना चाहता हूँ। जैक मा ने विजय की आंखों में वो भूख देखी जो उन्हें अपने आप में दिखती थी। सिर्फ 20 मिनट की बात हुई और जैक मा ने कहा डन। अलीबाबा और एंड फाइनेंशियल ने पेटीएम में $500 मिलियन, करीब 3,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का फैसला किया। ये न्यूज़ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में बॉम्ब की तरह फटी। एक हिंदी मीडियम वाला लड़का जिसे लोग आउटकास्ट मानते थे, वो जैक मा को इंडिया ले आया था। पेटीएम के पास अब पैसा था। उन्होंने मार्केटिंग शुरू की, क्रिकेट मैचेस स्पॉन्सर किए, ऊबर के साथ टाई अप किया। याद है जब ऊबर इंडिया आया था तो क्रेडिट कार्ड की प्रॉब्लम थी, पेटीएम ने वो सॉल्व कर दिया। लेकिन असली चमत्कार अभी होना बाकी था। एक ऐसा इवेंट जो शायद 100 साल में एक बार होता है। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए। उन्होंने कहा आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। पूरा देश डर गया। एटीएम्स के बाहर लंबी लाइन लग गई। लोगों के पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे, दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। जहां पूरा देश पैनिक में था, वहां विजय शेखर शर्मा के ऑफिस में जश्न मनाया जा रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। रात भर काम चला। सुबह के अखबार यानी न्यूज़पेपर में पेटीएम का फुल पेज ऐड आया। उसमें पीएम मोदी की फोटो थी और लिखा था, पेटीएम कॉन्ग्रेचुलेट्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द बोल्डेस्ट डिसीजन इन द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये रिस्क था, पॉलिटिकल रिस्क, लेकिन विजय ने वो रिस्क लिया। अगले 3 महीने में पेटीएम का यूजर बेस 200% बढ़ गया। चाय वाला, सब्जी वाला, ऑटो वाला, सबके पास वो नीला यानी ब्लू क्यूआर कोड आ गया। लोगों के पास कैश नहीं था तो वो मजबूरी में पेटीएम यूज करने लगे। पेटीएम करो इंडिया का नया नारा बन गया। विजय शेखर शर्मा डीमोनेटाइजेशन के पोस्टर बॉय बन गए। टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में शुमार किया। पेटीएम की वैल्यूएशन आसमान छूने लगी। $10 बिलियन, $15 बिलियन, $20 बिलियन। लेकिन दोस्तों, जब सक्सेस सर पर चढ़ती है तो अक्सर इंसान जमीन देखना भूल जाता है। 2021 में विजय शेखर शर्मा ने ऐलान किया कि पेटीएम आईपीओ लाएगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला था, 18,300 करोड़ का। लोग पागल थे। एनालिस्ट्स कह रहे थे कि ये महंगा है, लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन विजय का कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस पीक पर था। उन्होंने कहा हम हिस्ट्री बनाएंगे। 18 नवंबर 2021 लिस्टिंग डे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ढोल बज रहे थे। विजय की आंखों में आंसू थे। उन्होंने नेशनल एंथम गाया। लेकिन जैसे ही मार्केट खुला, पेटीएम का शेयर 9% नीचे खुला और दिन खत्म होते होते 27% गिर गया। इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए एक दिन में साफ हो गए। जो लोग कल तक विजय को हीरो मान रहे थे वो आज उन्हें गालियां देने लगे। ये वैल्यूएशन गलत थी, ये बबल था। पेटीएम का शेयर प्राइस 2150 से गिरते गिरते 400-500 रुपए की रेंज में आ गया। विजय की अपनी वेल्थ आधे से ज्यादा साफ हो गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका मार्केट से नहीं, रेगुलेटर से आने वाला था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले कई सालों से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को वार्निंग दे रहा था। केवाईसी ठीक से करो, मनी लॉन्ड्रिंग के चेक्स लगाओ, कंप्लायंस फॉलो करो। विजय शेखर शर्मा एक प्रोडक्ट गाए थे। वो ग्रोथ चाहते थे। उन्हें लगता था कि छोटी मोटी गलतियां चलती हैं, हम फिक्स कर लेंगे। लेकिन आरबीआई पेशेंस खो चुका था। 31 जनवरी 2024 आरबीआई ने सेक्शन 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगा दिया। ये सिर्फ फाइन नहीं था, ये डेथ सेंटेंस था। आरबीआई ने कहा आप नया पासा नहीं ले सकते। पेटीएम का शेयर 20% गिर गया। फिर अगले दिन 20%। विजय शेखर शर्मा को बैंक के बोर्ड से रिजाइन करना पड़ा। वो बैंक जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, वो उनके हाथ से निकल गया। मीडिया ने लिखा द फॉल ऑफ अ टाइटन। आज विजय शेखर शर्मा फाइट कर रहे हैं। वो अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नए बैंक पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। उनका साउंड बॉक्स अभी भी बोलता है, लेकिन उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई है। लेकिन याद रखिए, ये वही लड़का है जो 10 रुपए बचाने के लिए पैदल चलता था। ये वही लड़का है जिसने इंग्लिश सीखी, लोन चुकाया और जैक मा को इंडिया ले आया। पिक्चर अभी बाकी है। द शून्य टेकअवेज, लेसन्स फ्रॉम विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा की जिंदगी एक खुली किताब है जिसमें सफलता के चैप्टर भी हैं और गलती के भी। आज का यूथ इससे क्या सीख सकता है? नंबर 1, लैंग्वेज इज नॉट इंटेलिजेंस। भाषा बुद्धिमत्ता नहीं है। विजय को इंग्लिश नहीं आती थी, लोगों ने उन्हें गवार समझा। लेकिन उनका दिमाग किसी भी इंग्लिश बोलने वाले से तेज था। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या आप छोटे शहर से हैं तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल है, स्किल नहीं।
कोडिंग, मार्केटिंग, सेल्स ये स्किल्स हैं, इन पर फोकस करो। स्टीव जॉब्स को जापानीज नहीं आती थी, लेकिन सोनी उनसे डरता था। नंबर 2, स्पीड वर्सेस स्टेबिलिटी, कंप्लायंस इज किंग। विजय शेखर शर्मा की सबसे बड़ी गलती थी ग्रोथ के चक्कर में रूल्स को इग्नोर करना। स्टार्टअप वर्ल्ड में हम कहते हैं मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, लेकिन जब आप लोगों का पैसा यानी फिनेंस हैंडल कर रहे हैं तो आप रूल्स नहीं तोड़ सकते। आज के फाउंडर्स के लिए लेसन: प्रोडक्ट बनाना आसान है, ट्रस्ट बनाना मुश्किल है। रेगुलेटर से लड़ने की जगह उनके साथ काम करो। कंप्लायंस बोरिंग है, लेकिन यही आपको जिंदा रखता है। नंबर 3, लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड, तैयारी ही किस्मत है। लोग कहते हैं विजय लकी थे कि डीमोनेटाइजेशन हो गया। सही है, लेकिन अगर उन्होंने 2010 में, यानी जब कोई नहीं मान रहा था, वॉलेट नहीं बनाया होता तो 2016 में वो लक किस काम आता। अपॉर्चुनिटी कभी बताकर नहीं आती, आपको पहले से तैयार रहना पड़ता है। जब मौका मिले तो आपका नेट यानी जाल तैयार होना चाहिए मछली पकड़ने के लिए। नंबर 4, रेजिलियंस इन द फेस ऑफ ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती से मत डरो। जब आईपीओ फ्लॉप हुआ, पूरी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया, सोशल मीडिया पर मीम्स बने, लेकिन विजय भागे नहीं। वो सामने आए, उन्होंने गलती मानी और काम करते रहे। बिजनेस में इज्जत से ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल। लोग क्या कहते हैं उससे घर नहीं चलता। अगर आप गिर गए हैं तो रोने की जगह धूल झाड़ो और वापस काम पर लग जाओ। नंबर 5, द ऑडेसिटी ऑफ होप, बड़ा सोचो। एक स्कूल टीचर का बेटा अलीगढ़ से जैक मा को इंडिया ले आता है, आरबीआई से लाइसेंस ले लेता है। ये सब इम्पॉसिबल लगता था। विजय शेखर शर्मा सिखाते हैं कि आपकी रियलिटी आपके सपनों को डिफाइन नहीं करती, आपके सपने आपकी रियलिटी को डिफाइन करते हैं। बड़ा सोचो, इतना बड़ा कि लोग कहे तू पागल है, क्योंकि हिस्ट्री पागलों ने ही लिखी है।